हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट नंबर 5th। और यूनिट नंबर 5th में हमने कंप्लीट कर लिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो लास्ट लेक्चर था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो था प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन के ऊपर। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपने बायोलॉजी क्लास 12th में भी पढ़ी होगी। सबसे पहले अपन देखेंगे क्रोमोसोम के बारे में, फिर जीन के बारे में, फिर डीएनए के बारे में, फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस, इसको भी अच्छे से देखेंगे। फिर लास्ट टॉपिक है आपका जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जिससे क्वेश्चन काफी कम बनता है। देखो, क्रोमोसोम से 2 मार्क्स का, जीन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, डीएनए से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एंड जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस से 2 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन। वैसे इससे बहुत कम बनता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। तो देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्रोमोसोम वगैरह से सिर्फ 2 ही मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, मैं बता देता हूँ। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। चाहे एनिमल की सेल हो चाहे प्लांट की सेल हो, एनिमल और प्लांट की सेल में जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्या कहा मैंने, एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल, इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस मैंने बनाए हैं, इन न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे दिखेगा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर, जिसको मैं कहता हूं क्रोमोसोम। तो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक धागे की तरह स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, चाहे वो एनिमल की सेल हो या प्लांट की सेल। ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड ए सिंगल मोलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हर क्रोमोसोम जो है प्रोटीन से बना है और एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से बना है। ठीक है, तो हर क्रोमोसोम एक प्रोटीन और एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से बना है। और क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मिलती है, चाहे वो न्यूक्लियस जो है एनिमल का हो या प्लांट का हो। चलिए आगे चलते हैं। जो क्रोमोसोम है वो बहुत सारे जीन रखता है। क्रोमोसोम कंटेन मैनी जीन, a section of DNA that hold the instruction for protein। अब बात करें जीन क्या है, तो जीन एक्चुअल में क्या होता है। देखो, बहुत हायर स्टडीज के बाद भी एग्जैक्ट डेफिनेशन पता नहीं होती जीन की बच्चों को। तो जीन क्या है, जैसे सपोज करो ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए मैंने आपके सामने बना दिया। अब इस एक डीएनए का एक फ्रेगमेंट, सपोज ये फ्रेगमेंट अलग हो गया, ये टुकड़ा, तो ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इसी को हम बोलते हैं जीन। तो जीन क्या है एक्चुअल में, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, और यही जीन हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो जीन एक्चुअल में क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल आवर कैरेक्टर। ओके। और अगर क्रोमोसोम की बात करूं तो क्रोमोसोम जो है ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। तो यहां तक क्लियर हो गया, 2 नंबर के लिए काफी है। ठीक है, फिर भी मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्रोमोसोम 2 मार्क्स के लिए यहाँ तक काफी। आगे चलते हैं। अच्छा, ये देख लीजिए आप कि क्रोमोसोम को मैंने देखा, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। देखिए होता क्या है, जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ना, ये सपोज कीजिए ये है क्रोमेटिन फाइबर। अब ये क्रोमेटिन फाइबर जो है सेल डिवीजन के दौरान, जब कोशिका विभाजन होती है, सेल का डिवीजन होता है, तो ये क्रोमेटिन फाइबर जो है कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब एक छोटी सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये बड़ा सा क्रोमेटिन सेल डिवीजन की टाइम में कंडेंस होकर बनाता है क्रोमोसोम। क्लियर है। और यहां पर मैंने देखा है कि जब मैं इसको अगेन जूम करूंगा, जूम अगेन लिखा है ये मैंने, ठीक है, और जूम करके देखूंगा तो मुझे दिखेंगे इसमें स्टोन प्रोटीन। तो ये सिर्फ मैंने इस वर्ड को समझाने के लिए बताया आपको, जूम अगेन लिखा हुआ है। मैं जूम करते हुए जा रहा हूँ, क्रोमोसोम को मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को पता लगा कि क्रोमोसोम एक्चुअल में कैसे बना है, क्रोमेटिन फाइबर से। जो क्रोमेटिन फाइबर था, जब सेल डिवीजन हुई तो ये कंडेंस होकर छोटा सा क्रोमोसोम बना। ठीक है, चलते हैं आगे। क्रोमेटिन की बात करें तो अभी तो बात करी क्रोमेटिन की, कि क्रोमेटिन जो है फाइबर होता है और सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन फाइबर जो है
क्रोमोसोम बनाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्दर कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नोन एज क्रोमोसोम ओनली सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और कब देख सकते हैं हम? प्रोफेज की स्टेज में। जो सेल डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होती है, आपने पढ़ा होगा एचपी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो प्रोफेज की कंडीशन में हमें दिखता है कि क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में बदल रहा है। ओके, ये दो मार्क्स के लिए काफी है। नेक्स्ट चलते हैं, जीन के बारे में देखते हैं। जीन क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जीन इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का टुकड़ा, सपोज दिस इज डीएनए, तो डीएनए का कोई भी एक टुकड़ा, यहाँ से मान लो मैंने ये टुकड़ा हटाया और ये यहाँ पर अलग बता दिया, तो डीएनए का कोई भी एक टुकड़ा, उसे हम क्या कहेंगे? जीन। तो जीन क्या होता है? इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ओके, यहाँ पर देखिए, fragment of DNA which control our character. During gene expression, the DNA is the first copied into RNA. जब जीन एक्सप्रेशन की बात आती है तो डीएनए से आरएनए बनता है। ये आगे अभी प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे, वहां पे डिटेल में देखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या रहेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब डीएनए डीएनए कर रहे हैं तो चलो डीएनए को भी देख लेते हैं। सबसे पहले डीएनए के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आपको लिखनी है फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ओके, लिख देंगे। उसके बाद बोलना है कि डीएनए जो स्ट्रक्चर है ये डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की ये जो डबल स्टैंडर्ड है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो इस तरह से है, ये किसने डिस्कवर किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, हम जानते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और 500 मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए में। कितने? 500 मिलियन बेस पेयर। ओके, यहाँ पर देखो मैंने फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी काम आता है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सर एलेक जेफरी ने दी थी। ठीक है, तो आपको तो बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की स्ट्रक्चर डिस्कवर करी थी वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, और अगर मैं डीएनए को ध्यान से देखूं तो उसमें 500 मिलियन बेस पेयर होते हैं। और डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं इस तरह से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे डायग्राम दिखा रखा है आपको, इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड होता है। अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होता है, और ये अगर 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम, मतलब ये उल्टा होता है, एंटी पैरेलल होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसा। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल होता है। दिस इज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। ओके, और डीएनए की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर। सोचो मीटर में होता है ये डीएनए, और इतना बड़ा डीएनए हमारी सेल के अंदर, इतनी सी सेल जो कि दिखती भी नहीं है, कैसे आ सकता है? हमारी सेल इतनी सी है कि हमें दिखती भी नहीं है बिना माइक्रोस्कोप, उस सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए कैसे आ जाता है? तो जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नहीं पता तो फिर मैं बताऊंगा इसे ही। और डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ऐसे याद रखो आप, ATGC, ये 4 बेस पेयर होते हैं। ATGC लिख देना आप, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, जहां पर अगर मैं देखूं तो A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है और G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डीएनए के बारे में इतनी नॉलेज आपको काफी है मेरे हिसाब से तो। अब देखिए यहाँ पर बता रखा है कि डीएनए से अगर मेरे को आरएनए बनाना है तो डीएनए में मेरे को क्या कराना पड़ेगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो अभी मैंने आपको डीएनए के बेस पेयर बताए थे कि डीएनए के बेस पेयर होते हैं ATGC। इनका फुल फॉर्म होता है A से एडेनिन, T से थाइमिन, G से ग्वानिन, C से साइटोसिन। अब अगर आरएनए की बात करूं तो आरएनए में जो बेस पेयर होते हैं वो होता है AGC। AGC 3 तो सिमिलर हो गए, पर डीएनए में होता है T का मतलब थाइमिन। और वहीं अगर मैं बात करूं आरएनए में, तो आरएनए में होता है U का मतलब होता है यूरेसिल। तो यही एक फर्क है कि आरएनए में तो यूरेसिल बेस पेयर होता है, वहीं अगर मैं बात करूं डीएनए में तो डीएनए में थाइमिन होता है। ठीक है, काफी इजी है।
तो ये दो मार्क्स के हिसाब से मैंने ज़्यादा बता दिया आपको, पर आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। ये डीएनए हो गया, ये जीन हो गया, ये आपका क्रोमेटिन हो गया और ये आपका क्रोमोसोम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखिए जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल मेक्स प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, नाम से पता लग रहा, प्रोटीन का बनना। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सेल जो है प्रोटीन बनाए, उसे हम कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस जो है दो स्टेप में होता है। सबसे पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ेगा, फिर आपको ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा। जिसे नहीं पता वो सुन ले, सबसे पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ेगा, फिर आपको ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा, तब जाके प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रोटीन बनता है। सबसे पहले आपके पास रहता है डीएनए, इस डीएनए से आपको बनाना पड़ता है आरएनए, और इस आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले रहता है अपने पास डीएनए। डीएनए में यहाँ पर डीएनए से आरएनए के बनने को, इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ओके, दिस इज ट्रांसलेशन। और यहाँ पर क्या था, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर इस स्टेप से प्रोटीन बनता है, देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहले आपके पास क्या है, वेट ए मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास डीएनए है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, बना आरएनए। फिर आपके पास क्या आया, आरएनए, आरएनए का हुआ ट्रांसलेशन और आपका बना प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से आरएनए बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वही बता रखा है, वेट ए मिनट में कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर वही बता रखा है, इट अकर इन 2 स्टेजेस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए बनना। कौन सा आरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको बता रखा है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए, ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गई, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड। एक बात और ध्यान से सुनना, जैसे आपको ये तो पता है ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनना, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। पर यहाँ पर कौन सा एंजाइम चाहिए डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। क्या बनाना है, आरएनए, तो इसके सपोर्ट का चाहिए ना, तो इसके सपोर्ट का कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। तो हमें डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो हमें एंजाइम की जरूरत पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से आरएनए बनाने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और वहां पर एंजाइम की रिक्वायर्ड होती है जैसे हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर यह एंजाइम क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बेस को डीएनए के साथ जोड़ता है। आई रिपीट, डीएनए, डीएनए से बनाना है आरएनए, यहाँ पर चाहिए हमें आरएनए पॉलीमरेज रिएक्शन में, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, क्योंकि यही आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को आरएनए में बदलाएगा। कैसे बदलाएगा, ये जो आरएनए बेस पेयर है इसको डीएनए से जोड़ देगा, इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री बेस को जोड़ देगा, आरएनए और डीएनए के बेस पेयर को जोड़ देगा। दिस आरएनए बेस आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए। और बनेगा कौन सा, डीएनए से बनता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्या बोलोगे, मैसेंजर आरएनए। ओके, तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। जैसे ही डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, कनेक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बेस को डीएनए के साथ। फिर हमने देखा जैसे ही आरएनए बनेगा तो वो एमआरएनए बनेगा, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एम का मतलब होता है मैसेंजर। ओके, अब ये एमआरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस के बाहर जाता है। अभी तक जितनी भी प्रोसेस हो रही थी, सपोज करो ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर हो रही थी डीएनए से आरएनए जो बन रहा था ट्रांसक्रिप्शन से, फिर एमआरएनए जो बना, ठीक है, वो सब न्यूक्लियस के अंदर बन रहा था, दिस वन इज न्यूक्लियस। तो अभी तक सब न्यूक्लियस के अंदर चल रहा था, पर अब जैसे ही एमआरएनए बना, ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आके सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया, ये एमआरएनए बाहर आ गया, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ गया, न्यूक्लियस से निकल कर साइटोप्लाज्म में आ गया। देखिए, दिस एमआरएनए गो आउट फॉर द न्यूक्लियस
into the cytoplasm and attached to the राइबोसोम। तो देखिए ये बात तो क्लियर हो गई कि जो mRNA था वो न्यूक्लियस से बाहर आया, और जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर आके वो सेल में आया, सेल के साइटोप्लाज्म में आया। अभी तक तो वो न्यूक्लियस के अंदर था, पर वो mRNA जैसे ही बाहर आया, यहाँ पर आया mRNA, तो ये mRNA जो है अब राइबोसोम से जुड़ना चाहेगा। ठीक है, जैसे ही mRNA न्यूक्लियस का घर छोड़ के आया, न्यूक्लियस से बाहर आया, सेल के साइटोप्लाज्म में आया, वो आते ही अटैच हो जाएगा राइबोसोम के साथ। तो राइबोसोम प्लस mRNA। ओके, और राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है, यही प्रोटीन बनाता है सब कुछ। ठीक है, तो इसलिए mRNA जो है किसके साथ अटैच हो जाएगा? राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। अब नाउ राइबोसोम अंडरगो नेक्स्ट ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म tRNA मॉलिक्यूल अवेलेबल। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही mRNA बाहर आया और राइबोसोम के साथ जुड़ा, राइबोसोम के साथ जुड़ने के बाद उसने प्रोसेस स्टार्ट करी ट्रांसलेशन की। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आरएनए जो है प्रोटीन में बदलता है। ठीक है, अभी तक ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था, mRNA बना था, ये mRNA जो है सेल के साइटोप्लाज्म में आया, राइबोसोम से जुड़ा, और mRNA और राइबोसोम जैसे ही जुड़े ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, मतलब आरएनए से प्रोटीन बनना शुरू होगा। अब वो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। देखो जो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, सपोज करो ये सेल है, दिस इज सेल, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म मैंने रेड बना रखा है, तो अभी इस जगह क्या बना है, अभी इस जगह ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ है क्योंकि राइबोसोम और mRNA मिले हैं, और यहीं पे इसी साइटोप्लाज्म में tRNA घूम रहा है। कौन घूम रहा है? tRNA। ध्यान से सुनना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है जहां पर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रही है क्योंकि mRNA और राइबोसोम जुड़े हैं, और वहीं उसी साइटोप्लाज्म में tRNA फ्रीली घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन साइटोप्लाज्म tRNA मॉलिक्यूल अवेलेबल, दे कैरी अमाइनो एसिड ऑन देम। अब ऐसा समझो कि कोई सब्जी वाला है, tRNA सब्जियां बेच रहा है, तो साइटोप्लाज्म में क्या है, tRNA है, टी का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए है हमारे साइटोप्लाज्म में, और वो क्या लेके चल रहा है, अमाइनो एसिड लेके चल रहा है। सीधी सी बात है, सब्जी वाला सब्जी लेके चल रहा है, tRNA अमाइनो एसिड लेके चल रहा है। ठीक है, और अमाइनो एसिड क्या होते हैं? प्रोटीन के मोनोमर होते हैं, क्योंकि अगर मैं पूछूं आपसे प्रोटीन क्या होता है, तो अमाइनो एसिड की लंबी चेन वही तो प्रोटीन होती है। प्रोटीन का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो यार अमाइनो एसिड तो ये tRNA लेके घूम रहा है, इस tRNA को पकड़ना पड़ेगा, और ये tRNA साइटोप्लाज्म में ही है, और हमारा ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। तो क्या करें, पकड़ लेते हैं tRNA को, क्योंकि इसके पास अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड तो मोनोमर है प्रोटीन का, चाहिए हमें अमाइनो एसिड। तो देखिए, सो वी नीड दिस अमाइनो एसिड। अब क्या करें, ऑल tRNA लुकिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। अब ये जितने भी tRNA होते हैं ना साइटोप्लाज्म में, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के लिए देखते हैं। ठीक है, फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इनको mRNA पे दिख जाते हैं। अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, आप कहना चाहते हो कि ये हमारी सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, और यहाँ पर tRNA घूम रहे हैं, और इन tRNA के पास अमाइनो एसिड है, और सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म में mRNA भी है हमारा। अब ये tRNA अमाइनो एसिड लेके तो चलते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ढूंढते हैं, और फिर इनको दिखता है कि यार mRNA के पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, चलो इसके पास चले। क्या बात है सर, ये तो आगे से आ रहा है अपने पास, क्योंकि हमें अमाइनो एसिड चाहिए, वही तो प्रोटीन होते हैं। आने दो सर, आने दो, tRNA को आने दो। तो tRNA अमाइनो एसिड के पास आएगा, सॉरी tRNA mRNA के पास आएगा, tRNA के पास अमाइनो एसिड पहले से है, तो हो गया ना प्रोटीन सिंथेसिस, काफी इजी है। tRNA को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस चाहिए, mRNA के पास है, और mRNA को चाहिए अमाइनो एसिड, वो tRNA के पास है, दोनों एक दूसरे की मदद कर देंगे, और यहाँ पर एक कोडोन बनेगा AUG कोडोन। ये आपने बायोलॉजी क्लास 12 में पढ़ा होगा, ये एक स्टार्टिंग कोडोन है जो कि रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, तो AUG कोडोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक स्टार्टिंग कोडोन है, और यहाँ पर फाइनली क्या होगा, मेथियोनिन जो है, एंड इट ट्रांसफर इट्स अमाइनो एसिड कॉल मेथियोनिन। tRNA जो है, अब देखो tRNA का नाम क्या है, ट्रांसफर RNA। ठीक है, तो T का मतलब ट्रांसफर, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफर करेगा ये, तो ये tRNA क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है अमाइनो एसिड का, जिसको हम कहते हैं मिथियोनिन। यही तो हमें चाहिए था, हमें अमाइनो एसिड ही तो चाहिए था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, और हमें अमाइनो एसिड चाहिए, और ये tRNA कितना सीधा इंसान है,
एक तो इनिशिएटिंग कोडोन बना गया, स्टार्टिंग कोडोन AUG, और साथ में T का मतलब ट्रांसफर, तो अमाइनो एसिड को भी ट्रांसफर कर गया, जैसे मिथियोनिन। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। द अमाइनो एसिड होल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर। तो ये हो गई प्रोटीन सिंथेसिस, काफी इजी है, बहुत इजी है। एक दो बार आप ध्यान से सुनोगे लिखोगे तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन तो आता नहीं है पर सुन लीजिए, आपने पढ़ा होगा ये सारा, पेडिग्री एनालिसिस। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर इस तरह से डब्बा आए तो इसका मतलब है मेल, अगर इस तरह से सर्कल आए तो इसका मतलब है फीमेल, अगर इस तरह से आपको इस तरह से बना दिया जाए तो इसका मतलब है सेक्स अनस्पेसिफाइड, हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, ये सब सिंबल है, ये सब पेडिग्री है, तो 2 मार्क्स में कभी सिंबल आ जाए, वैसे कभी नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो डब्बा जो है मेल है और फीमेल जो है गोल है। हाँ सर, माँ गोल है ना, दुनिया है ना माँ, तो वो वाली बात कर रहा हूँ, नालायक को लड़कियों पे मत जाया करो हर बार। तो मेल तो हो गया डब्बा पोपटलाल, फीमेल हो गया गोल, सेक्स अनस्पेसिफाइड इस तरह से, अफेक्टेड इंडिविजुअल। अब इनके अंदर अगर मैं लाइनिंग कर दूं इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड, मतलब इनको कोई ना कोई डिजीज है, इनको कोई ना कोई बीमारी है। अब देखिए, ये मेल है, ये फीमेल है, और इनके बीच में हो गई मैटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये मेल है, ये फीमेल है, तो सर मेटिंग के लिए एक लाइन लगाई तो थी आपने, अब दो दो लाइन क्यों लगा दी? इसका मतलब है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, कोई बहुत पास की रिलेटेड स्पीसीज की मैटिंग हुई है। ठीक है, मैटिंग इन द सेंस कोइटस हुआ है, सेक्स हुआ है, तो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में अगर होगा तो आपको 2 लगाने हैं यहाँ पर, और अगर नॉर्मल मैटिंग हो रही है तो आपको एक सिंगल लगाना है। और अगर इस तरह से आपको आ जाए, यहाँ पर आपको अंडर डिजिट लिखी हुई आ जाए, तो आपको बोलना है अनअफेक्टेड है। ये कैसे है अनअफेक्टेड? क्योंकि अफेक्टेड वाले तो कैसे होंगे, जहां पर अंदर लाइनिंग आ जाए। तो यहाँ पर सिंपल आपको याद रखना है, डिब्बा जो पोपटलाल होता है वो मेल है, दुनिया जो है गोल है फीमेल की तरह, सेक्स अनस्पेसिफाइड, और जहां लाइनिंग हो जाए वो अफेक्टेड हो गए, और जहां एक सिंगल लाइन आ जाए उनमें मैटिंग हो गई, जहां डबल लाइन आ जाए उसका मतलब है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में मैटिंग हो गई, अच्छे खासे रिश्तेदारों के बीच में। ये अनस्पेसिफाइड है, साथ ही साथ अनअफेक्टेड भी है, 5 इंडिविजुअल, अंदर 5 लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों के बीच में सेक्स हुआ, बच्चे पैदा हुए, एक हुई फीमेल, एक हुआ मेल। ठीक है, तो ये तो है पेरेंट्स ऊपर वाले, दिस वन इज मेल, दिस वन इज फीमेल, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहा, फिर बच्चे हुए, दिस वन इज फीमेल, दिस वन इज मेल, ये चिल्ड्रन हो गए। ये नॉर्मल है, नॉर्मल पेरेंट्स, कोई ऐसा यहाँ पे लाइनिंग नहीं दिख रही आपको, कोई डिजीज नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो पेरेंट्स एंड फॉर नॉर्मल, चिल्ड्रन भी नॉर्मल, सब एकदम ब्लैंक ब्लैंक, नॉर्मल नॉर्मल। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स नॉर्मल है, फिर भी जो बच्चा है वो अफेक्टेड है, डिजाइन बन के आ गई। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो ये पेरेंट्स थे ये नॉर्मल थे, फिर भी इनके चाइल्ड 1 2 3 4, ये 4 चाइल्ड जो हैं, इनमें से 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला खराब आ गया। ठीक है, फिर इसकी शादी हुई इससे, और इस खराब वाली की शादी हुई। तो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, यहाँ पर ये सब आपको डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपको पेडिग्री चार्ट दे रखे हैं जो कि जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हम पता लगा सके कि किस बच्चे को क्या बीमारी है और कैसे हो रही है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आपको नॉर्मल ये याद रखनी है, पेडिग्री एनालिसिस और क्रॉस करवा के दिखा देना है। मेन तो इस टॉपिक का था प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और यहाँ पर डीएनए, आरएनए और जीन, क्रोमेटीन, क्रोमोसोम, इन सब से भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। तो आपका क्रोमोसोम हो गया, जीन हो गया, जेनेटिक पैटर्न हो गया, वही मेल फीमेल वाला, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, डीएनए हो गया, सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया। तो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स में आज इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भाई बंधु क्लास 10th में है या 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ज़रूर उसे चैनल सजेस्ट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करा रखी है नीट की। और जिसको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको नहीं मिलता है नोट्स टेलीग्राम पर, वो कमेंट कीजिए, और जिसे टेलीग्राम ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम है वो भी कमेंट कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।